केमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज और भी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे। धीरे धीरे हम लोग फेज चेंज की तरफ जा रहे हैं। फेज चेंज मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, फेज चेंज की तरफ जा रहे हैं। चलो पहला फेज चेंज के बारे में देखते हैं, सॉलिड टू लिक्विड। तो टॉपिक रहेगा फेज चेंज। फेज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हो गया आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हो गया फेज चेंज, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। कोई चिंता की बात नहीं, मैं आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे फेज चेंज का मतलब होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, और आप जानते हो कि वैसे लिक्विड से गैस भी होता है ना। आइस गर्म करो तो वाटर में कन्वर्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड हुआ, और गर्म करो तो वाटर से क्या हो जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी एक फेज चेंज है। फिलहाल हम पहली पार्ट की देख रहे हैं। तो जब हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ कीवर्ड की जानने की जरूरत है। पहला कीवर्ड है व्हाट इट इज meant by melting point। क्या है? So the temperature needed by to melt. Yes, that is so simple, so simple. The temperature at which any heat supplied to a solid is utilized to melt the solid। जो भी हीट देंगे वो सारा सॉलिड को मेल्ट करने में काम में लग जाएगा। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड बात मुझे मालूम था, बट ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों बोले सर? इससे कोई मतलब बनता है क्या? बहुत मतलब बनता है, बहुत मतलब बनता है। कैसे बनता है वो देखेंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर में रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या वही रहेगा, कम प्रेशर में रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या वही रहेगा, वो चीजें बदलता है। विल सी टू इट। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल हम कहेंगे एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm। The melting point of ice is 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ अच्छा, ये है मेल्टिंग पॉइंट। ये तो सब कुछ मालूम था, लेकिन आपने बोले सर कुछ प्रेशर वेशर का लफड़ा है इसमें, क्या लोचा है बताइए। वो प्रेशर के बारे में बताएंगे। अगर प्रेशर ज्यादा कर देंगे क्या मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा, कम कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट वही रहेगा। थोड़े लेट में डिस्कशन करेंगे, अभी होल्ड ऑन। बट नो दैट द मेल्टिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग प्रेशर। समझ में आ रहा है? अच्छा, पॉइंट नंबर 2। नोट पॉइंट नंबर 2। अब जब कोई चीज मेल्ट कर रहा है, कैसे मेल्ट कर रहा है? मेल्टिंग पॉइंट में आ गया, आपने उसको हीट दिया। मेल्टिंग पॉइंट में आया, आपने उसको हीट दिया तो मेल्ट करना शुरू किया मतलब सॉलिड से लिक्विड बनने लगा। तो उसमें हाँ देखो कोई बताया, बर्फ जो है गर्मी से पानी पानी हो गया है ना। तो ऐसे देखेंगे ड्यूरिंग मेल्टिंग प्रोसेस the heat supplied or heat absorbed
by the solid converts into potential energy of the molecules of the solid. There is no change in kinetic energy. There is no change in kinetic energy. So during melting, temperature of solid does not change. खतरनाक है भैया, याद रखना. ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड डज नॉट चेंज. याद रखना इसको. जब कोई मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है, सॉलिड मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आता है. ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर डज नॉट चेंज. ऐसा क्यों होता है? पहले भी मैं बता चुका हूं कि व्हाट वाज टेम्परेचर. कितना जेन्युइनली कोई पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है. देखो बेटा, मैं आज सुबह भी किसी के साथ डिस्कशन कर रहा था. देश इतने बुरे हाल में इसलिए है क्योंकि जो जिस काम करने के लिए आ रहा है उस काम करने में उसको इंटरेस्ट नहीं है. मेनी पीपुल आर ऑप्टिंग फॉर साइंस कोर्स, लेकिन उनको दे डू नॉट डिजर्व द कोर्स. साइंस कोर्स का मतलब हुआ यू मस्ट आस्क व्हाई फॉर एवरीथिंग यू आर कमिंग अक्रॉस. वो लोग सिर्फ एग्जाम के लिए करना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं साइंस, इसीलिए इसमें कोई फायदा नहीं हो रहा है. आपको हर चीज की व्हाई जानने की पूरा अधिकार है. और मैं आपको एक बहुत मजेदार क्लू बताता हूं. अगर आप ऐसा कोई एक चीज की व्हाई पूछ लिए जिसको दुनिया का कोई भी नहीं बता पाया, रिमेंबर यू विल बी नोन बाय द होल वर्ल्ड जस्ट मियरली आस्किंग ए क्वेश्चन जिसका आंसर किसी को मालूम नहीं है. फिर लोग उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू कर देंगे. लोगों को मालूम नहीं है ये कि दुनिया को क्या मालूम नहीं है. एवरीथिंग इज नोन. जस्ट राइट ए क्वेश्चन. आपका गूगल तो ज्यादा से ज्यादा चीजें जानता है ना. ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, पूछो. गूगल तो आधा से ज्यादा चीज जानता है. और क्या दुनिया का सारा नॉलेज गूगल में अपलोडेड है? नहीं. इसका मतलब लोग है. तो ऑलवेज बी इन हंट ऑफ, इन सर्च ऑफ व्हाट इज नॉट नोन. बट डोंट ट्राई टू सर्च कि क्या लोगों को मालूम नहीं है मैं ढूंढूंगा. आप जस्ट पूछते जाओ व्हाई फॉर एवरीथिंग यू आर कमिंग अक्रॉस. यू प्रोक्लेम यू आर ए साइंस स्टूडेंट. ठीक है. तो अभी हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई बॉडी का टेम्परेचर क्या है. जब भी हम कोई बॉडी को छूते हैं, हम जानते हैं बॉडी के अंदर जो पार्टिकल के साथ जो एनर्जी हो कैसे रूप में है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्यों? क्योंकि हर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है. कोई एक मेटल ब्लॉक को अगर हाई टेम्परेचर में रखे होंगे तो उसमें से एक हिसिंग साउंड निकलता है. कोई गर्मदार चीज है हाई टेम्परेचर में, उसमें से हिसिंग साउंड निकलेगा बिकॉज द पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एंड एज इट इज ए मेटल द साउंड इज कमिंग आउट, द वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड. है ना. तो ये है. तो अगर कोई बॉडी को जब हम छूते हैं उसके पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं, आपकी उंगली को कितने पार्टिकल मार रहे हैं, कितने जोर से मार रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी मार रहे हैं, हाउ मेनी पार्टिकल्स विथ व्हाट स्पीड एंड एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, दैट ऑल टुगेदर गिव यू द सेंसेशन ऑफ टेम्परेचर. बट दैट ऑल आर रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स. पोटेंशियल एनर्जी के चलते नहीं होता है. So the change in kinetic energy will give you a sensation of change in temperature. Here whatever heat you are giving, that is being absorbed in increasing the potential energy. Potential energy is a positional phenomena. जब कोई चीज सॉलिड स्टेट में था, दो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस जो था, जब वो लिक्विड स्टेट में जाता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है या कम हो जाता है. By changing the distance, the potential energy is changing. समझ में आ रहा है. आइस और वाटर का केस निराला है. यहाँ पर मेल्ट करते वक्त डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स घट जाता है. बाकी मोस्ट ऑफ द अदर केसेस में जब मेल्ट करता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है. ठीक है. मोस्ट ऑफ द केसेस में. आइस का केस निराला है, बहुत ही निराला केस है आइस और वाटर का. क्योंकि आइस जब मेल्ट करता है वाटर का वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि कोई दूसरा सॉलिड मेल्ट करता है तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है. बिकॉज ऑफ राइज इन टेम्परेचर एवरीथिंग एक्सपांड्स. आइस डजंट एक्सपांड, आइस रेदर कंट्रैक्ट. है ना. ये तो आइस को लेके दुनिया को जनरलाइज मत करो. ठीक है.
तो ये जो डिस्टेंस दोनों के बीच में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी बदल गया और काइनेटिक एनर्जी को अफेक्ट नहीं किया, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। जो भी हीट दिया गया और सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में अब्सॉर्ब हो गया, तो आप कहोगे कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है चेंज नहीं हुआ, तो टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आया। तो क्या हुआ, कोई सॉलिड आइस क्यूब था, आपने उसको कुछ हीट दिया, वो हीट लिया, फिर भी टेम्परेचर उसका बढ़ नहीं रहा है। जो लेमैन थे वो क्या बोलते हैं, हीट तो लेता है लेकिन कहा जाता है क्या मालूम, टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है। ऐसे ना कुछ बच्चे रहते हैं ना, बहुत खाते हैं लेकिन हेल्थ तो बनता नहीं है। कहा जाता है क्या मालूम, सारा जितना एफिशिएंट रहते हो 100% एफिशिएंस, जितना इनपुट उतना ही आउटपुट हो जाता है, उनका तो कुछ निकलता ही रहता नहीं अंदर, है ना। वो जिनका इनपुट आउटपुट 100% बराबर है, तो उनको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी इज 100%, नहीं तो जितना जाता है उतना निकल जाता है। तो आइस के केस में भी वही है कि जितना हीट दिए पता चला वो गर्म ही नहीं हो रहा है, तो हम कहते हैं जो हीट है अंदर जाके छुप जा रहा है, वो हिडन हीट है। हिडन हीट का दूसरा नाम है लेटेंट हीट। ठीक है, व्हाट इज दैट लेटेंट हीट, वी आर गोइंग टू राइट नाउ। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, a term latent heat we must know क्या, the amount of heat required, the amount of heat required to melt 1 gram of a substance, at melting point, the amount of heat required to melt 1 gram of a substance at melting point is called the latent heat of the substance. Latent heat of, अब पूरा नाम latent heat नहीं है, पूरा नाम है latent heat of fusion, मेल्ट करता है। सिमिलरली और एक तो लेटेंट हीट आएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वो भी लेटेंट हीट है, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्यों ना लिख दें, काहे बच्चों को कंफ्यूज करे बाद में, तो लिख देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑफ द सब्सटेंस, latent heat of fusion of the substance, yes, समझ में आया। जैसे हम कहेंगे फॉर आइस, latent heat is 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या मतलब होता है, implies when ice is at 0 degree centigrade, by supplying 80 calorie heat to ice, only 1 gram of ice will melt. 1 gram of ice will melt. ठीक है, 1 gram of ice will melt। थोड़ा बेटा ये स्टेटमेंट को देखना, लेटेंट हीट सबको समझ में आता है लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिस कर जाओगे तो यू विल मिस एवरीथिंग। दैट पॉइंट इज कि the amount of heat required to melt 1 gram of a substance at melting point, जब वो मेल्टिंग पॉइंट में पहुंच चुका है उसके बाद उसको मेल्ट करने के लिए जो हीट की जरूरत है उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम है। मतलब जब आइस मेल्टिंग पॉइंट में है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तब अगर आप उसको 80 ग्राम हीट दोगे, 80 कैलोरी हीट दोगे, तो 1 ग्राम आइस मेल्ट करेगा। 2 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट की जरूरत है, 2 into 80 ग्राम। m ग्राम आइस 2 into 80, m ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए कितना हीट की जरूरत है, m into 80, है कि नहीं।
तो इसका मतलब ये हुआ, so if the latent heat of fusion of a substance is L, then the amount of heat required to melt m gram of substance at melting point is equal to delta Q is equal to m into L। इसका मतलब L का यूनिट क्या बन गया, यूनिट ऑफ L, लेटेंट हीट को L कहते हैं, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई M, इट इज कैलोरी पर ग्राम। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? 80 कैलोरी पर ग्राम है लेटेंट हीट फॉर ए पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो जब वो सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट में है तब उसका m ग्राम ऑफ सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए क्या हीट की जरूरत है, m इंटू एल, डेल्टा Q मतलब ml कैलोरी, है ना। यस, सो दिस इज द कहानी अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट। बिफोर वी गो फॉर दैट, चलिए समझते हैं हाउ प्रेशर अफेक्ट्स द मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, तो ये था पॉइंट नंबर 3। अब देखने वाले हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4, इफेक्ट ऑफ सराउंडिंग प्रेशर ऑन मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस की बात कर रहा हूं, किसी दूसरी चीज के लिए आप इमेजिन कर सकते हो। अच्छा, आपको मालूम है आइस को जब हम पानी में छोड़ देते हैं वो तैरता है कि डूब जाता है? तैरता है, मतलब आइस का डेंसिटी पानी से कम है। सपोज थोड़ा सा फंडामेंटल बनाने की कोशिश करो, ये कोई एक आइस ब्लॉक है, मास है m, वॉल्यूम है v आइस। जब ये मेल्ट कर गया, कुछ पानी बन गया, ये मास ऑफ आइस था, ये मास ऑफ वाटर हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया। बताओ मास ऑफ आइस ज्यादा है कि मास ऑफ वाटर ज्यादा है? वाटर। नहीं सर, दोनों का तो सेम है। Mass is the stuff in a body. Mass is the number of molecules here. Number of molecules here are the same. तो mass of ice and mass of water will remain same. लेकिन आप जानते हो कि आइस ब्लॉक पानी में फ्लोट करता है तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। यस, और डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसका वॉल्यूम कम, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइस। समझ में आया क्या? 1 मीटर क्यूब का अगर आइस मेल्ट करेगा आपको रफली मिलेगा 0.9 मीटर क्यूब का वाटर। रफली क्या एग्जैक्टली मिलेगा? 1 मीटर क्यूब का अगर आइस मेल्ट करेगा, ये 1 मीटर क्यूब मतलब कोई क्यूब ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर, कितना हुआ? 1 मीटर क्यूब। उतना आइस वाटर आइस अगर मेल्ट करेगा तो पानी मिलेगा 0.9 मीटर क्यूब। हाँ, पानी घट जाता है। ठीक है, तो 1 से 0.9 हो जाता है, घट जाता है। कहने का मतलब क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस जो है, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सीसी, इसका डेंसिटी है 0.9 ग्राम पर सीसी। ठीक है, रफली। तो रफली की मैंने बात किया। तो अभी इसमें हम देखिए कि जब आइस मेल्ट कर रहा है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन से पता चला
पूरा का पूरा डिस्कशन से पता चला कि ये आपका डेंसिटी इसका वॉल्यूम आइस का ज्यादा है। मतलब जब आइस मेल्ट करता है उसका वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है। अच्छा, अब सोचो हाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गोइंग टू अफेक्ट। आपको समझ में आ गया कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। कैसे पता चला? क्योंकि पानी में फ्लोट करता है। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस इज मोर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर मेल्टिंग। तो अभी जो सराउंडिंग प्रेशर है वो इसको चारों तरफ से दबाने की कोशिश कर रहा है। ये सराउंडिंग प्रेशर है, ये इसको चारों तरफ से दबा के छोटा करने की कोशिश कर रहा है और आइस जो है अकड़ के बैठा। हम जब इसको हीट दे रहे हैं मेल्ट करवाने के लिए, मेल्ट करने के बाद क्या होगा? ये जो आइस था ये सिकुड़ जाएगा क्योंकि उसका वॉल्यूम घटने वाला है। तो जो प्रेशर था चारों तरफ का वो उसको मेल्ट करने में मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है? आप चाहते हो मेल्ट करे और वो भी चाहता है उसका वॉल्यूम को घटाए। प्रेशर दबाने की कोशिश कर रहा है, वो मदद कर रहा था, है कि नहीं? तो आप देखोगे अगर हम प्रेशर को ज्यादा बढ़ा देंगे तो बहुत ही आसानी से मेल्ट कर जाएगा। इवन एट लोअर टेम्परेचर इट विल मेल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? चीजों को बढ़िया से समझो। ये जो सराउंडिंग प्रेशर था वो आइस ब्लॉक को दबा के छोटा करने की कोशिश कर रहा था। हमने इसको मेल्ट करने की कोशिश किया, हम भी हीट देके सॉलिड को लिक्विड करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब हम भी उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो सराउंडिंग प्रेशर था हमें मदद कर रहा है कि अपोज कर रहा है? मदद कर रहा है। अगर सराउंडिंग प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो हमें उतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। अब इसको मेल्ट करने के लिए मान लो आइस कहीं पे है, कितना टेम्परेचर में? -30 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको मेल्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हीट दो, हीट दो, हीट दो। जितना हीट दोगे टेम्परेचर बढ़ेगा इसका, -30 से -10, -5, 0, उसके बाद हीट दोगे तो मेल्ट करेगा, है कि नहीं? अगर हम उसको बहुत ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे देंगे, -30 डिग्री सेंटीग्रेड में था, अब हीट देने लगोगे तो देखोगे उसको 0 तक लाने की जरूरत नहीं है, -20 में, -10 में ही मेल्ट करना शुरू कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट हैज गॉन डाउन। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट हैज गॉन डाउन। इतना बड़ा हिमालय बना कैसे? ऐसे तो आपको दिया जाएगा 2 आइस क्यूब्स, ये दोनों को चिपका के दिखाओ। आप कौन सा फेविकॉल यूज करेंगे या फिर कौन सा एडहेसिव यूज करोगे चिपकाने के लिए? यू आर गिवन 2 आइस क्यूब्स, दोनों को चिपकाओ, इतना जोर से चिपकाओ कि मजबूत की जोड़ बने। ठीक है, कैसे चिपकाओगे? सर दोनों को लेंगे, रखेंगे, पानी डालेंगे, फ्रीज कर देंगे। अरे नहीं, बोला दोनों को लेकर रखेंगे, बीच में थोड़ा पानी डालेंगे, फिर फ्रीज कर देंगे, दोनों एक दूसरे के साथ बंधे जाएंगे, वो तो शादी हो गया दोनों का। ऐसा नहीं, आप वो दोनों को लेके जाओ, फिर पकड़ो, जोर से प्रेस कर दो, जस्ट होल्ड देम टाइट फॉर 10 सेकेंड्स, फिर छोड़ दो, देखो दोनों चिपक गए। सो सिंपल। अरे पहले इग्लू घर कैसे बनता था? एक आइस के ऊपर दूसरे आइस के ऊपर, कोई सीमेंटिंग नहीं होता था। इतना बड़ा हिमालय कैसे बना है? क्योंकि एक के प्रेशर से दूसरा चिपक गया है। क्या होता है? प्रेशर हो गया। तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सारा चीज को लिखेंगे। मान लो कि हमारे पास एक आइस क्यूब है, कितने में है? ये मान लो कि है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दूसरा आइस क्यूब है, ये भी कितने में है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को पकड़ के बहुत जोर से दोनों तरफ से फोर्स लगाओ, प्रेस करो। आज ही जाके करना, आज ही जाके करना। 2 आइस क्यूब ले लो, बीच में थ्रेड रख दो। और बर्फ का गोला खाते हो ना, बर्फ का गोला वो कैसे बनाता है? लकड़ी पे उसको रख के इसे जोर से दबा देता है, फिर बर्फ का गोला बन जाता है, वो चिपक जाता है सारा चीज। तो यही तो है। अब ये दोनों को जोर से एक दूसरे की तरफ प्रेस करो। जब दोनों को एक दूसरे की तरफ प्रेस करोगे क्या हो गया? आप देखोगे ये वाला जोन में, ये वाला जोन में, बीच में, दोनों के बीच में प्रेशर ज्यादा हो गया। तो प्रेशर ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा कि उससे नीचे चले जाएगा? नीचे चले जाएगा। मान लो कि अभी मेल्टिंग पॉइंट बन गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये ऑलरेडी कितना टेम्परेचर में है? 0 में। -10 डिग्री सेंटीग्रेड में ये मेल्ट करना शुरू करता है 0 में, तो मेल्ट करना शुरू करेगा। जैसे आप प्रेस करके पकड़ के रखोगे, यहाँ का बीच का आइस, ये वाला जोन का जो आइस है, ये वाला जोन का जो आइस है, वो मेल्ट करना शुरू करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। कोई हीट नहीं दी, हीट देने से मेल्ट करते।
प्रेस किए भी तो मेल्ट कर गए, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट अभी हो गया -10 डिग्री सेंटीग्रेड में, और वो है कितने में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट से हाई टेम्परेचर में है, वो मेल्ट करना शुरू करेंगे। जैसे मेल्ट करना शुरू करेंगे तो ये पानी हो गया है सब। अब इसको आप छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि अभी और प्रेशर नहीं है, नॉर्मल है। तो जो पानी था वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में है, वो फिर से मेल्ट सॉलिड बन जाएगा। मतलब इसका पानी इसके पानी के बीच में एक बंधन बन जाएगा, तो दोनों मिलके कॉमन वाटर बन जाएंगे और कॉमन आइस बन जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे को चिपक जाएंगे। द मेथड ऑफ दिस इज कॉल्ड रेजिलेशन। ठीक है, रेजिलेशन आप देख लेना, जिससे बनाया इतना बड़ा हिमालय बनाया, क्योंकि वो टूटता क्यों नहीं, आइस के ऊपर आइस है। कोई नीचे चूल्हा उल्हा लगा देगा, पता चला पिकनिक करने के लिए गया, हिमालय के नीचे बैठ के पिकनिक किया और ऊपर से हिमालय गिर गया, नहीं, वो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ बहुत जोर से चिपके हुए। इग्लू कैसे बनाते थे, क्या एक आइस ब्लॉक के ऊपर सीमेंट लगा के दूसरा लगाते थे, नहीं, बाई प्रेशर ओनली, प्रेस करके उसको पकड़ के रख लेता था वो इग्लू, है ना, बहुत ही स्ट्रांग बनता था। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या होता है when the surrounding pressure is increased, but remember ये कौन सा केस में हुआ, आइस के केस में। क्यों, क्योंकि आइस के केस में कंप्रेस करने से मतलब मेल्ट करने से उसका वॉल्यूम घट रहा था, इसीलिए सराउंडिंग प्रेशर उसको मेल्ट करने में मदद किया। कोई दूसरा सॉलिड होता जो मेल्ट करने से एक्सपांड कर जाता है, तो कोई दूसरा सॉलिड है जो मेल्ट करने से एक्सपांड कर जाता है, तो सराउंडिंग प्रेशर उसको मेल्ट करने में मदद करेगा कि अपोज करेगा, क्योंकि एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा, सराउंडिंग प्रेशर दबा के रख रहा है। तो सराउंडिंग प्रेशर को अगर बढ़ा देंगे तो आसानी से मेल्ट होने नहीं देगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट विल गो हाई। क्योंकि आइस मेल्ट करने से इसका वॉल्यूम घट जाता है, सराउंडिंग प्रेशर इज हेल्पिंग यू, सो मेल्टिंग पॉइंट गोज लो। किसी दूसरे केस में जहां पर एक मेल्ट करने से वॉल्यूम बढ़ता है, वहां पर सराउंडिंग प्रेशर तो उसको मेल्ट करने नहीं देगा। रिमेंबर, आइस के केस में by increasing surrounding pressure melting point will go low, but not in all cases, in most of the cases by increasing the pressure melting point will go high। क्यों, लॉजिक ये है कि आइस का वॉल्यूम घटता, बाकी सबका बढ़ता। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? Is it understood? अरे किसी और लिक्विड का, अगर मेरे को क्या मालूम है, मेरे को हमारे टीचर जितना पढ़ाया उतना ही आता है ना, उससे ज्यादा कहाँ से आएगा, है ना। हाँ तो ठीक है, हमारे टीचर उतने ही बताए थे, हम आपको ज्यादा बता देंगे तो फिर मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात हुआ, क्या देखे, हाँ, वी आर नॉट गोइंग टू राइट द लॉजिक बिहाइंड व्हाई इट हैपेंस, बस उतना ही लिखेंगे। एज अपॉन मेल्टिंग the volume of ice decreases, therefore the surrounding pressure supports melting of ice, supports melting of ice। बढ़िया, supports melting of ice by increasing pressure, melting point of ice decreases। क्या मतलब हुआ सर, ये सपोर्ट कैसे किया, प्रेशर थोड़ा बढ़िया से समझाइए ना, ये पकड़ में नहीं आया, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस मतलब हुआ, मैं समझाऊं आपको कि पहले मान लो कि कोई आइस ब्लॉक आपके पास था, वो -30 डिग्री सेंटीग्रेड में था, उसको मेल्ट करना है, तो आप क्या करोगे, विल सप्लाई हीट, ओए तुम क्या करोगे, हीट सप्लाई करोगे ना, लिख क्या रहोगे,
तो आइस को मेल्ट करवाने के लिए आपको हीट सप्लाई करना पड़ेगा। हीट सप्लाई करोगे तो -30 में था, हीट देने लगे, हीट देने लगे, हीट देने लगे, तो -30, -29, -28 बढ़ते 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 जाएगा। जब आएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद भी अगर हीट दोगे तो मेल्ट करेगा। अभी प्रेशर बढ़ा दिए, दैट विल हेल्प सपोर्ट द मेल्टिंग। मतलब अब -30 में था, हीट देने लगे तो टेम्परेचर बढ़ते 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 जब -10 होगा तभी मेल्ट करना शुरू कर देगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट हैज गॉन डाउन। अब पूरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही ये मेल्ट करना शुरू कर गया। तो इट इज हेल्पिंग the supporting the melting process. So by increasing the pressure, melting point of ice decreases. समझ में आया क्या? मेल्टिंग पॉइंट घट गया का मतलब समझ में आया क्या? अच्छा, लेकिन however ध्यान रहे, however ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो लेटेंट हीट है it is not affected. However, latent heat of ice however, the latent heat of fusion is not affected by surrounding pressure. क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes, sir. Latent heat of fusion is not affected. Latent heat of fusion is not affected by the surrounding pressure. ठीक है, प्रेशर बढ़ाओगे मेल्टिंग पॉइंट अफेक्टेड होता है, लेटेंट हीट अफेक्टेड नहीं होता है। क्या मेरी बात सबको हजम हुआ? हो गया? चलिए अब हम फेजर डायग्राम की बात करते हैं। लेट अस सी हाउ द फेजर डायग्राम लुक्स लाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़ा भी इसको ध्यान देना। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में हम लोग प्लॉट कर रहे थे। क्या आपको याद है हम y एक्सिस में क्या ले रहे थे और x एक्सिस में क्या ले रहे थे? याद है, y एक्सिस में ले रहे थे थीटा और x एक्सिस में लेते थे q। चलो, लेट थीटा 0 इज और से माइनस थीटा 0 इज टेम्परेचर of ice or you say initial temperature of ice. Initial temperature of ice. चलो ये मानते हैं, मतलब शुरू में आइस कहाँ था? एट -θ0 टेम्परेचर। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, मैं इधर Q ले रहा हूँ, तो ये -θ0 टेम्परेचर में था। ठीक है, समझ में आ रहा है? -θ0 टेम्परेचर में था और θ0 कुछ नेगेटिव है। ठीक है, तो अगर हम इसको हीट देते हैं, व्हाई टू डू फॉर आइस अननेसेसरली यू पीपल विल कंफ्यूज, सो थोड़ा सा मैं चेंज लाना चाहूंगा। चलो थोड़ा मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूंगा। हम कहेंगे लेट θ0 इज इनिशियल टेम्परेचर of a solid of mass m and specific heat c। कोई सॉलिड है जिसका मास m है, स्पेसिफिक हीट c है। θ0 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। जब हमने कोई हीट नहीं दिया उसको, when we have supplied no heat to that, तो कहाँ था? ये θ0 डिग्री सेंटीग्रेड में था। ठीक है, ये θ0 डिग्री सेंटीग्रेड में था। थोड़ा चीजों को सुंदर बनाना हमारा जन्मगत अधिकार है, तो इसको थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं ताकि आपको भी मजा आए, समझने में भी बढ़िया से समझ में आए। ये हो गया, मैं बना रहा हूँ क्या टेम्परेचर, फेजर डायग्राम कैसे मैं ले रहा हूँ इधर थीटा को और इधर ले रहा हूँ Q। जब मैं कोई हीट नहीं दिया, वो सब्सटेंस का टेम्परेचर था θ0। ओके,
अब आप उसको हीट सप्लाई करोगे। जब हीट सप्लाई करोगे, अपन सप्लाइंग हीट, the temperature gradually increases. अगर मैं हीट सप्लाई करना बढ़ाने लगा, देखो इधर क्या हो रहा है, थोड़ा समझो। जैसे हीट सप्लाई करने लगा तो पता चला कि जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। हम जानते हैं कि हीट सप्लाई करो तो टेम्परेचर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ऐसा बढ़ने लगेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगा। ठीक है, अच्छा ये टेम्परेचर बढ़ने लगा यहां तक। ठीक है, बढ़ने लगा। और आप जानते हो कि ये जो डायग्राम है इसका स्लोप क्या देता है, 1/mc। आपको याद है ना, प्रीवियस क्लास बताए थे, थीटा वर्सेस क्यू डायग्राम में स्लोप ऑफ द डायग्राम गिव्स यू 1/mc। हाँ, तो ये टेम्परेचर बढ़ने लगा। तो देखेंगे यहाँ पर कि जब हम दिए इतना हीट उतना हीट से Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दिए, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दे दिए, पता चला कि ये टेम्परेचर बढ़ के क्या बन गया, ये चलो मानते हैं कि ये टेम्परेचर बन गया है थीटा m। क्या बन गया है, थीटा m। टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीजेस अप टू थीटा m, where थीटा m क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अलग अलग सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। कॉपर जितना टेम्परेचर में मेल्ट करता है, लोहा कुछ दूसरा टेम्परेचर में मेल्ट करता है ना। और जो आपका क्या है, वो आपका एल्युमिनियम कुछ दूसरा टेम्परेचर में, गोल्ड किस तीसरा टेम्परेचर में मेल्ट करता है। सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। मैं किसी एक सब्सटेंस की बात कर रहा हूं जिसका मेल्टिंग पॉइंट थीटा m है। जैसे आपने हीट देने लगा, आप हीट देने लगे तो ये टेम्परेचर थीटा 0 से बढ़ते बढ़ते थीटा 1 हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, क्या कह सकते हो, ये Q1 अमाउंट ऑफ हीट देने से टेम्परेचर थीटा 0 से थीटा m हो गया। तो आप क्या कहोगे, Q1 इज इक्वल टू क्या कहोगे भाई, Q1 इज इक्वल टू क्या कहोगे, m c डेल्टा थीटा m माइनस थीटा 0। क्या यहां तक की बातें सबको समझ में आया? अब हम हीट बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे मोर एंड मोर हीट सप्लाई कर रहे हैं। हीट सप्लाई कर रहे हैं तो डायग्राम कुछ ऐसा गया। जब तक हम Q1 हीट दे चुके थे, टेम्परेचर पहुंच गया थीटा m। अभी अगर फर्दर हीट देंगे, क्या टेम्परेचर और बढ़ेगा? अभी ऑलरेडी मेल्टिंग पॉइंट में आ चुका है, अभी अगर और ज्यादा हीट देंगे, क्या टेम्परेचर और बढ़ेगा? क्या होगा, अभी ये मेल्ट करना शुरू करेगा। मेल्ट करना शुरू करेगा, जब वो मेल्ट करना शुरू करेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मेल्ट करना शुरू करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा ड्यूरिंग मेल्टिंग? सेम रहेगा। ये टेम्परेचर सॉरी हम कहेंगे मेल्ट करने लगेगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसे टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। नहीं, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज, टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू चेंज। अभी फर्दर हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो थोड़ा मैं ये फिगर को और थोड़ा खूंखार बनाना चाहता हूं। मान लो यहां तक बन गया, पता चला यहां पर पहुंचते पहुंचते सारा का सारा हीट मेल्ट, सारा का सारा सॉलिड मेल्ट कर गया। ठीक है, क्या हुआ, यहां पर पहुंचते पहुंचते सारा का सारा सॉलिड मेल्ट कर गया। सपोज ऐसा दिया है, क्या समझ में आता है, क्या समझ में आता है? थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, ये फेजर डायग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई एम मेकिंग लिटिल स्पेस हियर सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर हियर इन दिस स्पेस। इतने स्पेस में आपको समझ में आ जाएगा। सॉलिड ऑफ मास, जस्ट a minute, mass m and specific heat c, yes, upon supply of heat you find upon supplying heat the temperature gradually increases up to theta m, है ना, where theta m is the melting point। हाँ, ये भी समझ में आया, melting point ये है। Now Q1 क्या था,
the amount of heat required to raise the temperature from theta 0 to theta m. The amount of heat required to raise the temperature from theta 0 to theta m. ये आपको समझ में आता है ना? थीटा 0 से थीटा m तक बढ़ाने के लिए जो हीट की जरूरत है उसको हम कह रहे हैं Q1। अच्छा बताओ तो Q1 तक का हीट लग गया था उसको टेम्परेचर बढ़ाने में, मेल्ट करने में कितना हीट लगा है? What is the amount of heat used to melt? यहाँ तक का टोटल हीट क्या है? Q2। यहाँ तक ऑलरेडी Q1 हीट था, मतलब ये एक्स्ट्रा हीट कितना लिया है? Q2 माइनस Q1। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? सो हम क्या कहेंगे? फर्दर सप्लाई ऑफ हीट, फर्दर सप्लाई ऑफ हीट melts the solid or helps the solid to melt. The solid melts after total heat Q2 supplied to it, total heat Q2 supplied to it. After total heat Q2 supplied to it, जब total heat Q2 सप्लाई किया गया तब वो मेल्ट कर गया। ठीक है, अच्छा सोचो तो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो फेजर डायग्राम इज ए लाइन पैरेलल टू द हीट एक्सिस। दूसरा क्या था? मेल्ट करने में टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगा Q1, मेल्ट करने में कितना हीट लगा? Q2 माइनस Q1। सो अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब, amount of heat used up in melting process is equal to Q2 minus Q1. But what is Q2 minus Q1? अगर उसका मास m है, लेटेंट हीट L है, m मास का सब्सटेंस को मेल्ट करने के लिए क्या हीट की जरूरत है? m into L। समझ में आ गया? Q2 minus Q1 is equal to m into L। Q1 हीट दिए, टेम्परेचर पहुंच गया थीटा डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्टिंग पॉइंट में, उसके बाद और इतना हीट दिए तो पूरा का पूरा मास मेल्ट कर गया। पूरा का पूरा मास मतलब ए सॉलिड ऑफ मास m एंड स्पेसिफिक हीट C। मास m था, मेल्ट कर गया तो कितना हीट ले गया हो? m into L। 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। ये m ग्राम है, कितना हीट लिया होगा? m into L। दैट m into L is nothing but Q2 minus Q1। और L क्या है? L is latent heat of ice। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? So we'll summarize everything now just in few lines. The temperature at which a solid starts melting is called melting point. During melting, all the heat supplied to a solid converts into the potential energy. There is no change in kinetic energy, so the temperature does not change. Latent heat of So the amount of heat required to melt 1 gram of a solid is called latent heat of fusion, है ना? If m gram of substance is to be melted at its temperature melting point, तो the amount of heat required is m into L। अच्छा, फिर हम देखें कि how the surrounding pressure affects the melting point. By increasing the surrounding pressure in case of solids whose density increases upon melting, just like in case of ice। आइस का डेंसिटी बढ़ जाता है जब वो मेल्ट करता है, क्योंकि पानी बन जाता है, आइस का डेंसिटी कम है, पानी का डेंसिटी ज्यादा है। जिनका वॉल्यूम घट जाता है आफ्टर मेल्टिंग, उस किस्म की सॉलिड के लिए। और लेट अस थिंक इन जनरल अबाउट आइस। बाय इंक्रीजिंग सराउंडिंग प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस गोज डाउन। दैट मीन्स पहले नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में उसको मेल्ट करवाने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लाना पड़ता है, उसके बाद हीट दोगे तो मेल्ट करता है। लेकिन अगर प्रेशर बढ़ा दिए, इवन एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल स्टार्ट मेल्टिंग।
समझ में आ रहा है क्या? अभी देखो यहाँ पे जो कोई आइस ब्लॉक अगर आपके घर में है, आप इसको कहीं अगर बाहर छोड़ दोगे धूप में तो तुरंत मेल्ट कर जाएगा। धूप में छोड़ दिए तो मेल्ट कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? लेकिन सोचो तो, क्या इतना बड़ा हिमालय, उसके ऊपर सनलाइट नहीं गिर रहा है? तो फिर कंटिन्यूअसली मेल्ट करना चाहिए। क्यों नहीं मेल्ट कर रहा है? क्योंकि इतना हाइट में है कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होने से लो होता है मेल्टिंग पॉइंट, लो होने से हाई हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर वो वहां पर टेम्परेचर बढ़ के हो सकता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो रहा होगा। मेल्टिंग पॉइंट गोज हाई बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट गोज लो एट बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो हमारा हिमालय के ऊपर तो बहुत हाई है ना, तो वहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काफी कम होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट वुड बी वेरी हाई आल्सो। तो नॉर्मल सनलाइट को यूज करके वो मेल्ट नहीं होता है। नहीं तो पता चला दिन में पूरा पिघल गया, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत हाई है। तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ एयर ऑन आवर हेड। उतने ऊपर चले गया तो हमारे सर के ऊपर हेड, और कहाँ यार बाकी रहा? बाकी ही नहीं रहा, यहाँ पर है तो बहुत ज्यादा प्रेशर है। आर यू गेटिंग? मान लो कि यहाँ पर बहुत सारा सैंड रखा हुआ है, यू अंडरस्टैंड, बालू रखा गया है। अब ये बहुत सारा बालू का बहुत बड़ा सा हीप है। अब ये जो बहुत बड़ा सा हीप बना है, इसके बीच में क्या हुआ है? सपोज आपने कुछ यहाँ पर फंसे हुए हो, आपके सर पे ज्यादा प्रेशर आएगा कि कोई यहाँ पर फंसा हुआ है उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा? हमारे ऊपर है, क्योंकि इतने सारा चीज सर से ऊपर है ना। When you are here, the entire atmosphere is above your head, but when you are at the top of Himalaya, very less amount of air is there on the top of your head. Then pressure is low. When the pressure is low, melting point is high. When the melting point is high, ordinary sun rays cannot melt it. तो मेल्ट नहीं करता है। अच्छा, तो हम देखें कि इस केस में क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट इज अफेक्टेड बाय सराउंडिंग प्रेशर। फिर हम देखें फेजर डायग्राम। जब किसी एक सॉलिड को, जो कि जिसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से नीचे है, पहले हीट दोगे तो क्या होगा? पहले गर्म होगा, गर्म होके कहाँ पे आएगा? मेल्टिंग पॉइंट में आएगा। उसके बाद हीट दोगे तो फिर वो मेल्ट करना शुरू करेगा। समझ में आया क्या? आपको कुछ चीजें डाटा याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ये तो आपको आता है, ये कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, ये सबको मालूम है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जब कुछ नहीं बोला गया है तो यू अस्यूम इट टू बी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, लेटेंट हीट ऑफ आइस, 80। लेटेंट हीट ऑफ आइस, इतना सारा चीज आपको याद रखना पड़ेगा। 80 कैलोरी पर ग्राम। यू मस्ट रिमेंबर दिस वैल्यूज, क्योंकि न्यूमेरिकल में मोस्ट ऑफ द केसेस में चीजें आपको दिए नहीं रहेंगे। ओहो, अगर सचमुच आपको ये समझ में आ गया, ऐसे लग रहा है, if you really feel that you understand all these, तो क्या मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे? Let me see. Yes, I would like to give you a small question now. Right. क्वेश्चन है 10 ग्राम ऑफ आइस, 10 gram of ice was at temperature minus 20 degrees centigrade. Find what heat must be supplied. What heat नहीं, what minimum heat, I will say what minimum heat, what minimum heat, what minimum heat must be supplied
minimum heat must be supplied to it such that it just melts. ये मेल्ट कर जाएगा, ये मेल्ट कर जाएगा। 10 ग्राम ऑफ आइस था -20 डिग्री सेंटीग्रेड में। पहले बताओ आप हीट दोगे तो क्या होगा? क्या मेल्ट करना शुरू करेगा? -20 डिग्री सेंटीग्रेड में था, आपने हीट देना शुरू किया, क्या तुरंत मेल्ट करने लगेगा? क्योंकि मैं आइस हूं, मेरे को हीट देने से मैं मेल्ट करता हूं, इसलिए मैं मेल्ट कर। ऐसे मेल्ट करेगा क्या? नहीं। वो क्या बोलेगा? अरे मुझे को तो पहले मैं मेल्ट करता हूं। कब? कौन सा टेम्परेचर में? 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। हीट लेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा -10 से -18, -18 से -16, -15, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर हो जाएगा 0। उसके बाद और हीट दोगे और टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं। देन इट विल स्टार्ट मेल्टिंग। तो पहले हमें देखना है कि उसका टेम्परेचर को बढ़ा के -20 डिग्री सेंटीग्रेड से मेल्टिंग पॉइंट में लेने के लिए क्या हीट की जरूरत है, फिर मेल्ट करवाने के लिए क्या हीट की जरूरत है। दोनों को जोड़ दो तो दैट इज द टोटल हीट रिक्वायर्ड। 820। समझ में आया क्या मेरी बात? हाँ हाँ। तो चलो देखते हैं सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ heat required to raise temperature of ice from -20 degree centigrade to 0 degree centigrade is equal to, call it Q1। कितना है भाई? mc डेल्टा थीटा। क्या है मास? 10 ग्राम। c कितना? 0.5। डेल्टा थीटा कितना? इट इज 0 minus -20। So it is 20 to 100, it is coming 100 calorie heat is required. So the amount of heat required to raise its temperature from कहां से कहां पर? आप कहोगे 0 से -20 से 0 में is equal to 100 कैलोरी। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? यस। नाउ ये समझ में आ गया, लेकिन काम यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। आप 100 कैलोरी हीट दोगे तो क्या होगा? होगा यूं कि ये अपना टेम्परेचर लाके पहुंचाएगा, किसमें पहुंचाएगा? 100 कैलोरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में। द टेम्परेचर विल राइज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन यू सप्लाई दिस अमाउंट ऑफ हीट। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? यस। अब उसको मेल्ट भी तो करवाना है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द होल आइस कितना हो जाएगा? मास इंटू लेटेंट हीट। मास कितना है? 10 ग्राम। लेटेंट हीट है 80। इज इट नॉट 800 कैलोरी? सो टोटल हीट रिक्वायर्ड, इसको Q2 कहो। पहला वाला क्या था? पहला वाला Q1 था, Q1 था ये, Q1 था, Q1 था ये। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड वाज Q1 बट नाउ इट इज Q2। तो आप कहोगे टोटल हीट रिक्वायर्ड will be how much? 800 plus 100 is not it 900 calorie? Yes। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Yes sir। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। Find what heat must be supplied to it so that the final content will be 5 ग्राम ice and 5 ग्राम water। मतलब आपने हीट दिया, हीट दिया तो पहले क्या हुआ? टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ते 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 0 हुआ। फिर उसके बाद जब हीट दिया तो क्या हुआ? आइस मेल्ट करने लगा। क्या सारा आइस एक साथ मेल्ट किया? नहीं, एक पार्ट मेल्ट करने लगा। बोला आधा मेल्ट क्या होगा? आधा आइस मेल्ट कर गया, 5 ग्राम आइस मेल्ट कर गया। अभी 5 ग्राम आइस और बाकी है। तो हमें चाहिए टोटल हीट रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे इसे Q1 इज हीट रिक्वायर्ड to raise
टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम आइस फ्रॉम -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू कितना होगा? ये सर हमें मालूम है। हाँ मालूम है तो बताओ कितना होगा? mc डेल्टा टी 10 c फॉर आइस कितना होता है? 0.5 डेल्टा थीटा 0 से -10 मतलब 0 माइनस -10 मतलब ये हो गया 10। Is it not coming out to be 50 calorie? Yes. अच्छा Q2 क्या है? Q2 is heat required to melt 5 ग्राम ऑफ आइस, क्योंकि बाकी 5 ग्राम आइस बचा रहेगा इसमें, पूरा आइस को नहीं मेल्ट करवाना है, 5 ग्राम आइस को मेल्ट करवाना है। तो 5 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए क्या हीट की जरूरत है? तो आप कहोगे द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 5 ग्राम ऑफ आइस इज इक्वल टू 5 इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। कितना लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? 80 है नहीं? That is equal to 5 into 80. Is it not 400 calorie? तो टोटल हीट कितनी की जरूरत पड़ा? 400 और 50, 450 कैलोरी। So the amount of heat required is required, जो आंसर आपका है वो कितना हो जाएगा? It will be coming out to be 450 calorie of heat. The amount of heat required to melt is 450 calorie of heat. So total heat कितना चाहिए? टोटल हीट चाहिए 450 कैलोरी ऑफ हीट। टोटल हीट Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 400 प्लस 50 इज इक्वल टू 450 कैलोरी। सो कितना हीट की जरूरत है? 450 कैलोरी हीट की जरूरत है उसको मेल्ट करने के लिए। क्या मेरी बात सबको समझ में आया? Is it understood? Yes, sir. चलिए, तो आज की सभा यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। अगली क्लास फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। Yes.